बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है कि आपसे इस किस्म का क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों को अब आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे, अपने पास एक क्वेश्चन अपने पास लेकर आएंगे। क्लास लिमिट्स भी हो सकती हैं और ये क्लास बाउंड्रीज भी हमारे पास हो सकती हैं। साथ में उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो सकती है हमारे पास। और या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या आप लोगों के पास कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। मतलब इस किस्म का एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से। तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लासेस होंगी हमारे पास कुछ इस तरह से: 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 50 to 60। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज के साथ इनकी कुछ ना कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये वैल्यू मिसिंग है। ए, बी, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया सपोज 5, 8 एंड 7। और यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यूज होंगी कुछ इस किस्म का डाटा आपके पास हो सकता है। अब जहां पर मैंने ABCDEFG लिखा, इट मीन्स दैट कि आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं और आपने इस डाटा को यूज करते हुए मिसिंग वैल्यूज फाइंड करके देनी है। एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन तो इसी तरह का बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में लाजमी बात है सारी की सारी वैल्यूज आपसे नहीं पूछेगा, कोई सी एक दो वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। सपोज कि अगर वो आपसे कह दें फाइंड एफ, ये आपके पास क्वेश्चन हो, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, कैसे फाइंड करेंगे? अब जो प्रीवियस डाटा हमारे पास था, प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह देखे थे, उन सबको माइंड में रखते हुए आप लोग ट्राई करें कि आप लोग एफ की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करेंगे। एक मरतबा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम कोशिश करें कि आप लोग इस एफ की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आप लोगों की चाहिए थी अंडरस्टैंडिंग। आपने देखना था यहाँ पर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए मैंने क्लास बाउंड्रीज बना के दे दी थी, मैंने उनके साथ नहीं लिखा हुआ लेस देन या मोर देन।
तो वहां से नहीं पता चलना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएं तो अक्सर वैल्यूज तो मिसिंग थी ना, हमें सिर्फ ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होता है। ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए दो वैल्यूज भी बहुत होती हैं, और वो दो वैल्यूज का मुझे पता चल गया था, 9 और 15। तो 9 और 15 देखते ही मुझे आइडिया हो गया कि मेरे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आपने ना उसके पॉइंट्स माइंड में लेकर आने थे। तो हमने एक पॉइंट उसका पढ़ा था कि लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, राइट। तो आप लोग लास्ट क्लास के लिए तो जाकर अपने पास वैल्यू लिख सकते थे कि ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी, ये जी की वैल्यू मिल गई। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू का पता चल जाए तो जो बी की वैल्यू होगी वही मेरे पास ए की वैल्यू होगी। तो अब आपने ये देखना था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाती है, ऐसा ही है ना। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपने ना इनका डिफरेंस ले लेना है, कि आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे और जाकर आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब अगर आप लोग गौर करें तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, एम आई राइट। असेंडिंग ऑर्डर है तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू ने ग्रेटर होना है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप डिफरेंस लें तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के सामने रखना। तो यहां पर देखें, मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो मेरे पास आंसर 5 आना चाहिए। या आप यूं समझ लें कि 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर 9 हो जाए। तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 9 हो जाए? 4। तो मेरे पास बी की क्या वैल्यू बनेगी? 4। तो अगर बी की वैल्यू 4 है तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी? तो अब आप देखें 4 + 5 = हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? फिर आपने 9 और 15 का डिफरेंस लेना था। 6, ये सी के सामने आ गए हमारे पास 6। फिर देखें 15 में 8 ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? अब ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है। बेसिकली एफ जब मैंने आपसे पूछा या अगर मैं आपसे ई पूछता, इसका मतलब ये था कि बाकी सारी वैल्यूज पहले कैलकुलेट करनी है, फिर ये दोनों वैल्यूज आएंगी। मतलब मुझे कुछ और वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ एफ फाइंड ही नहीं कर सकते थे जब तक कि आप बाकी सारी वैल्यूज ना फाइंड कर लें। अब हमने क्या करना है कि भाई मुझे ये नहीं पता 23 में क्या ऐड करूं कि वो एफ हो जाए। तो यहां पर ना थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि भाई आप एफ को फाइंड करने के लिए 40 में से 7 को लेस करो। भाई आप ये देखो कि 7 किस चीज में ऐड हुआ कि 40 बन गया। तो 7 में क्या ऐड करूं कि ये 40 बन जाए? ये आ गया आपके पास 33। और अगर ई फाइंड करना होता तो 23 और 33 का डिफरेंस, ये आपके पास वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर ली। इसी तरह से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आपके पास हो सकता है, और ऐसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आपके पास हो सकता है। तो सेम ये मेथड्स होते हैं कि आप लोगों ने इनमें से मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना है। आई होप कि आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हम लोगों ने जो डाटा को रिप्रेजेंट किया वो रॉ डाटा को हम लोग रे ऑफ डाटा में लेके गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा, क्लासिफिकेशन में क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में डाटा को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो मोस्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं उनमें मोस्ट कॉमन हमारे पास है बार चार्ट्स एंड, और ये है हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स हैं हमारे पास वो है बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट। इनमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड्स हमारे पास यूज हो रही हैं, जिनमें हमारे पास यूज होगा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और जाइव्स, और गिव्स नहीं है ये, और जाइव्स। और ग्राफ्स के अंदर हम लोग देखेंगे सेमी लॉग ग्राफ, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले,
बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एंड टाइम सीरीज ग्राफ। हम लोग देखेंगे कि अपने डाटा को इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इनकी डिस्कशन करते हैं। साथ में उन्होंने बताया नोट दैट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओचार्ट्स और ऑलवेज प्लॉटिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास बुक्स है तो आप इसको हाईलाइट कर लें, और ये आपका बेस्ट एमसीक्यूज है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कौन कौन से ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ओजाइड। ये बनाने के लिए आप लोगों के पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फिर देखें ऑल ग्राफ एंड डायग्राम एंड चार्ट शुड। अब ये है इनकी करेक्टरिस्टिक्स कि ये जो भी हम लोग ग्राफ, चार्ट या डायग्राम वगैरह बनाएंगे उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो कहते हैं उनकी हेडिंग होनी चाहिए। मतलब आप जो भी बार चार्ट बना रहे हैं तो आप बताएं कि भाई ये बार चार्ट है। आप पाई चार्ट बना रहे हैं तो आप बताएं कि भाई ये मेरे पास पाई चार्ट है, ये हिस्टोग्राम मेरे पास मौजूद है। उसकी एक हेडिंग होनी चाहिए। फिर बी नीट, मतलब एक अच्छा सा बना होना चाहिए, आपको पता हो, साफ सुथरा सा। मतलब एक्स्ट्रा लाइंस, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाइंस नहीं ड्रॉ की गई हो, मीनिंगफुल होना चाहिए आपके पास। फिर कहते हैं बी लार्ज एनफ टू बी अंडरस्टूड, मतलब बिल्कुल छोटा सा नहीं बना देना कि हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट ही ना कर पाए, वैल्यूज आपस में मर्ज हो जाएं, हम डिस्टिंग्विश ही ना कर सकें। एक लार्ज सा अच्छा सा आपके पास कोई भी ग्राफ है, चार्ट है, डायग्राम है, एक अच्छी लेंथ के साथ बनी होनी चाहिए। फिर बी वेल लेबल्ड, उसको जो आपने लेबल किया हुआ हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज है, वाई एक्सिस पे क्या चीज है, आप किस किस तरह से उन चीजों को लेके आ रहे हैं। जो नाम वगैरह लिखे जाते हैं तो वो वाजे होने चाहिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हों वो भी वाजे हों कि कहां पर कौन सी वैल्यू हमारे पास आ रही है। फिर कहते हैं शो स्केल ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बताओ कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा स्केल ले रहे हो, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यू ले रहे हो। मतलब कभी हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं, कभी हमारे पास सेल्स होती हैं, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप बताएं कि आप कौन से एक्सिस पर कौन सी चीज लेने जा रहे हैं। फिर बी एक्यूरेट, और एक्यूरेसी के साथ आप उन्हें बनाएं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ, चार्ट या डायग्राम आप बनाने जाएं तो उसमें इन बातों का आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला हमारे पास आ जाता है बार चार्ट। द फर्स्ट वन इज बार। बार चार्ट को बनाने के लिए उन्होंने अपने पास ये वैसे डाटा वगैरह हमें उठा के दे दिया है, हम अपनी तरफ से एक डाटा ज्यूम कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसमें सबसे पहले हम लोग बार चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बार चार्ट्स के लिए हम अपने पास डाटा लेते हैं, और इसमें मेरे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग कहें कि मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लासेस के अंदर। उनमें हमारे पास बॉयज स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, एंड टोटल। अब ये जो मैं डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ ना, ये कहलाती है टैबुलेशन। कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज टैबुलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पर टेबल से मुराद होता है कि अगर आप लोग उस डाटा को अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करो, तो इस मेथड को कहा जाता है टैबुलेशन। तो ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, तो ये मेरे पास टैबुलेशन है। यहाँ पर मेरे पास आया सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, सेक्शन 4। ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनमें हम लोग अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे।
कि सेक्शन 1 में मेरे पास सपोज के 40 बॉय स्टूडेंट्स हैं, 20 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, एंड इन टोटल मेरे पास 60। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्शन 2 की, तो 25 बॉय स्टूडेंट्स हैं, 25 ही गर्ल स्टूडेंट्स हैं, और टोटल हैं 50। इसी तरह से सेक्शन 3 की बात करें तो इन टोटल मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 64 बॉयज हैं और 16 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, एंड टोटल हो गए हमारे पास 80। सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स, उसमें से 36 हमारे पास बॉयज हैं, 10 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, एंड टोटल 40 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए। अब ये जो आपको डाटा मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, ये कहलाएगा टैबुलेशन की फॉर्म। अब देखें इस डाटा को देख, ये 4 है गर्ल्स, 36 and 4, and the total are 40। अच्छा देखें, अब ये डाटा भी हमारे पास मीनिंगफुल है। मैंने किसी किस्म की कोई क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं की, मैंने कोई ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाई, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि डाटा देखते ही ना आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन से सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाती है। लेकिन ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का द वन एंड ओनली रूल नहीं है। हम डिफरेंट मेथड्स में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे पहला हमारे पास मेथड आ रहा है ना, वो है हमारे पास बार चार्ट, कि हम लोग अपने डाटा को बार चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट 4 टाइप्स के हमारे पास मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल बार चार्ट। ये आपकी बुक्स में यहां पर मेंशन है। फर्स्ट टाइप हमारे पास आएगी सिंपल बार चार्ट। सेकंड टाइप हमारे पास आती है मल्टीपल बार चार्ट। थर्ड टाइप है हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट, एंड द फोर्थ वन इज परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। सिंपली आप उसे परसेंटेज बार चार्ट भी कह सकते हैं। तो बार चार्ट्स में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है, मतलब बार चार्ट्स की 4 टाइप्स हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में जैसे कि नाम से जाहिर है, बहुत ही सिंपल है ये हमारे पास। आपने अपने पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिटरमिन किया। ये आप लोग हॉरिजॉन्टल वे में भी बना सकते हैं और वर्टिकल वे में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में, उन्होंने आपसे कहा था कि आपने एक्सिस को लेबल करना है कि आप एक्स एक्सिस पर क्या लेकर आएंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लिखेंगे अपने पास सेक्शंस, सेक्शन 1 2 3 4 ये लिखेंगे। जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग लेकर आएंगे अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। वाई एक्सिस पर ये चीज आ जाएगी। तो ये हर लाइन 10 को डिनोट करेगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड मैक्सिमम मेरे पास 100 तक मौजूद, 80 तक मौजूद है। तो यहां पर मैंने 80 लिख दिया। उसके बाद एक्स एक्सिस में मैं यहां पे लिखूंगा मेरे पास सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 एंड सेक्शन 4। अब देखें सेक्शन 1 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 60। तो मैं एक बार बनाऊंगा। बार बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप होती है हमारे पास।
कुछ इस तरह से, और उसकी हाइट मैंने 60 तक जाके रखनी है। ये देखें, ये कुछ ऐसे मेरे पास बन जाएगा। ऑलराइट, अब इस बार की लेंथ बताएगी कि सेक्शन 1 में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 60। इसी तरह से सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 50। तो हम लोग सेक्शन 2 के लिए एक बार बनाएंगे और उसकी हाइट हम लोग 50 तक जाके रखेंगे। ये देखें, ये अब बताएगा ये वाला बार, ये वाला रेक्टेंगल बेसिकली बता रहा है कि सेक्शन 2 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 50 हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेक्शन 3 को देखिए, सेक्शन 3 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेक्शन 4 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 40। ये कहलाता है हमारे पास सिंपल बार चार्ट। और सिंपल बार चार्ट कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल था? अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग देखें ना, जिस तरह नाम में है ना सिंपल, इसको बनाना भी उतना ही सिंपल था। लेकिन क्या आपको ये पता चल रहा है इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आपको ये पता चल रहा है कि सेक्शन 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं। आपको ये नहीं पता कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं। मतलब इंफॉर्मेशन में ना कंप्लीटनेस नहीं है। इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, लेकिन उसमें ना कंप्लीटनेस नहीं है। अब देखिए भाई, अगर मुझे इस बात से एज अ टीचर, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। हमें गर्ज होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये भी जानने की जरूरत होती है कि भाई हमारी क्लास में फीमेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, मेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो उनके लिए तो ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ऐसा ही है ना? तो वो सिंपल बार चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई मुझे कुछ ऐसा डाटा बताओ जिससे मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पता चल सके। हमें यह भी पता हो कि हमारी क्लास में फीमेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, मेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो उनके लिए ये डाटा किसी काम का नहीं है। लेकिन ये डाटा मुफीद हो सकता है। जैसे कि अगर मैं चला जाऊं, आप लोगों ने एडमिशन लिया एक बॉयज हाई स्कूल में, कि वहां पर फीमेल मिलेंगी, तो क्या वहां पर तो ये बेस्ट है, सारे के सारे बॉयज ही हैं, वहां पे क्लासिफिकेशन है ही नहीं। तो आप टोटल को ही जाकर रिप्रेजेंट करवा दो। इसी तरह आप गर्ल्स हाई स्कूल में चले जाएं, गर्ल्स वहां पर बॉयज नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो वहां के लिए भी ये वाला डाटा, ये वाला मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल है। बेसिकली सिंपल बार चार्ट आपको किसी भी क्लासिफिकेशन में टोटल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग देखें कि मैंने ये जो सिंपल बार चार्ट बनाया है ना, मैंने नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट नहीं देखे, मैंने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स देखे हैं। और वहां से जाके मैंने ये सिंपल बार चार्ट बना दिया। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना होने की वजह से हमने इसके इस्तेमाल को छोड़ा और हम लोग मूव कर गए मल्टीपल बार चार्ट्स की तरफ। द सेकंड टाइप इज मल्टीपल बार चार्ट्स। बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी आप लोगों ने अपने पास सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया।
एक्स एक्सिस पर आपने सेक्शंस और वाई एक्सिस पर आप लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आपके पास आया सेक्शन 1। अब मल्टीपल बार चार्ट नाम से जाहिर है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, कि एक ही इंफॉर्मेशन देने के लिए ना आप एक से ज्यादा बार चार्ट बना कर दोगे उसे। अब एक से ज्यादा बार चार्ट के लिए अगर हम लोग सेक्शन नंबर 1 की बात करें, तो भाई आप देखें आपके डाटा के अंदर टोटल की क्लासिफिकेशन तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपने अपने डाटा को कितनी क्लासिफिकेशन में बना रखा है? 2 क्लासिफिकेशन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये 2 किस्म की क्लासिफिकेशन है। अब आपने क्या करना होगा, सिर्फ सेक्शन 1 के लिए हर क्लासिफिकेशन का अलग अलग बार बनाओगे, अलग अलग रेक्टेंगल से हर क्लासिफिकेशन को शो करोगे, एंड एट द एंड टोटल के लिए अलग से बार बनाओगे। मैं अगर आपने अपने डाटा को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है, तो इन टोटल एक ही इंफॉर्मेशन के लिए 3 रेक्टेंगल्स बनेंगे, और ये मिनिमम रेक्टेंगल्स हैं। अगर 4 किस्म की क्लासिफिकेशन होगी तो आपको 5 बनाने पड़ेंगे। अगर 7 किस्म की क्लासिफिकेशन होंगी आपको 8 बनाने पड़ेंगे। लास्ट में टोटल का जरूर बनाना पड़ता है। अब मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टीपल बार चार्ट में मिनिमम बार्स आप कितने बनाएंगे, तो हम लोग कहेंगे 3। देखो भाई सिंगल क्लासिफिकेशन उसके साथ टोटल, तो वो तो एक ही बात हो गई। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई आप गए ही बॉयज कॉलेज में हैं, तो वहां पे गर्ल्स नहीं मिलने वाली, वहां पर तो क्लासिफिकेशन ही सिर्फ बॉयज है, वहां पर मल्टीपल बार चार्ट नहीं बनाओगे, वहां पर आप लोगों ने सिंपल बार चार्ट बनाना है। लेकिन अगर आप लोग को एजुकेशन के सिस्टम में आ गए जहां पर बॉयज और गर्ल्स हैं, तो 2 क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन आप लोगों ने चाहकर जो रेक्टेंगल्स बनाने हैं वो 3 बनाने हैं। एक ही इंफॉर्मेशन के लिए 3 रेक्टेंगल्स बनेंगे। और वो कैसे? अब देखिए आप सबसे पहले उसे बताएंगे नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट कितने हमारे पास? 40। तो आपने पहला रेक्टेंगल बनाना है 40 के लिए। फर्स्ट रेक्टेंगल सेक्शन 1 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसकी विड्थ सिंपल बार चार्ट की तरह से बहुत ज्यादा नहीं रखनी, एक नॉर्मल विड्थ रखनी है। इसकी विड्थ आपकी बार चार्ट की जो विड्थ होती है ना, वो आप लोगों की अपनी एस्टिमेशन होती है कि आपने उसको विड्थ कितनी देनी है। लेकिन फिर कोशिश कीजिएगा कि तमाम रेक्टेंगल्स के लिए सेम विड्थ रखें, तो इसमें ना जरा एक खूबसूरती आ जाती है। ऐसा ना हो कि एक रेक्टेंगल की विड्थ बहुत ज्यादा है, दूसरे को बहुत ज्यादा आपने बारीक कर दिया, तीसरा बहुत अजीब सा बना हुआ है, ऐसा नहीं। विड्थ एक ही डिसाइड कर लो और उसके मुताबिक रखनी है। जबकि रेक्टेंगल की जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू होती है, कि वैल्यू के मुताबिक आपने उस रेक्टेंगल को हाइट देनी होगी। अब यहां पर भी आपने सिंपल बार चार्ट की निस्बत कम विड्थ रखनी है। अब दूसरा रेक्टेंगल इसी के साथ बनाओगे, क्योंकि अभी सेक्शन 1 को ही हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे फीमेल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फीमेल स्टूडेंट कितनी है? 20। तो यहां पर 20 के लिए एक रेक्टेंगल आपके पास बन गया। अब आपने क्लासिफिकेशन के बारे में उसे बता दिया। फिर लास्ट में जैसे ही आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट का रेक्टेंगल हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी हाइट इन सबसे ज्यादा होनी है। अब टोटल कितने हो गए ये? 60। तो आपने एक और रेक्टेंगल अपने पास बनाना है 60 पर। ऑलराइट। अब देखें सेक्शन 1 को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी तमाम तर क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। जब ये तीनों आप लोग बना चुके हैं, फिर आप लोगों ने मूव करना है सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 में गए, तो वहां पर देखिए नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स 25, गर्ल्स 25, एंड द टोटल इज 50। 25।
and the total is 50. ये आपके पास सेक्शन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है इसकी चीज की। अच्छा, मैं अब 3 एंड 4 के लिए नहीं बना रहा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ड्रॉबैक कि क्लासिफिकेशन 2 हो तो मुझे 3 रेक्टेंगल्स एक के लिए बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन 3 4 5 हो तो मुझे एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल रेक्टेंगल्स बार चार्ट्स बनाने पड़ जाने हैं। तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। दूसरी बात, यहां पर अब क्या इस डाटा को देखते हुए आपको पता चल रहा है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या नहीं है? इस तरह से देखकर क्या आपको आइडिया हो रहा है सेक्शन 1 को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे करोगे? क्या बताओगे, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? भूल जाएंगे ऊपर कोई टैबुलेशन हुई थी? सिर्फ ये, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना, सिर्फ इतना पता चल सकता है कि लास्ट में तो टोटल है, लेकिन उसके बाद आप इसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हो। किस तरह से? क्या हो सकता है, मैंने यहां पे कहीं नहीं लिखा कि कौन से नंबर ऑफ बॉयज हैं कौन सी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। हो सकता है आप ये कहें कि भाई आउट ऑफ 60 40 आर गर्ल्स, और आपने क्लास में एडमिशन ले लिया और जाकर देखा तो वहां तो 20 गर्ल्स थी। तो आपने गलत पढ़ा है उस चीज को। अब क्या किया जाता है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए इसको लेबल किया जाता है। लेबल किस तरह से? कि आपने इन तमाम रेक्टेंगल्स को ना डिफरेंट डिजाइन या डिफरेंट कलर्स के साथ लेकर आना है। इनके डिजाइन डिफरेंट कर दें या इनमें कलरिंग डिफरेंट कर दें, और फिर उसके मुताबिक उसको लेबल करें। जैसा कि हम लोग कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हम लोग यूं डिस्क्राइब करें। इसी तरह सेक्शन 2 में जाकर भी जहां पर नंबर ऑफ बॉयज होंगे वहां पर ये ब्लू कलर के आप डॉट्स लगा देंगे। इसी तरह अगर कहीं पे नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो वो रेड डॉट्स के साथ हम लोगों ने मेंशन कर दिए। और टोटल्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये डिफरेंट कलरिंग हो सकती है, डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर तमाम सेक्शंस के साथ आप लोगों ने एक जैसा ही सलूक करना है। अब साथ में जाकर ना आपने इनकी लेबलिंग करनी है। मतलब आपने अपने पास यहां पर एक की बना कर देनी है उन्हें। ये बॉक्सेस बनाने हैं जो आपके पास यहाँ पे बने हुए थे। अब 3 इंफॉर्मेशन देनी है तो 3 किस्म के ये आप लोग बॉक्सेस बनाएंगे, और फिर उन्हें बताएंगे इसके साथ साथ कि इन बॉक्सेस को हम लोगों ने किस तरह से डिस्टिंग्विश किया। कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनमें ब्लू कलर के डॉट्स हैं, रेड कलर एंड द ब्लैक वन। और अब इसके साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये ब्लू कलर के डॉट्स नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे, रेड वाला गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ब्लैक कलर में टोटल। अब ये कंप्लीटनेस है। आपने अच्छे तरीके से लेबल कर दिया, आपने स्केलिंग के बारे में ठीक से बता दिया, आपने ग्राफ को एक अच्छे साइज के मुताबिक बनाया, लार्ज साइज में जाकर बनाया, तमाम रेक्टेंगल्स डिस्टिंक्ट किए आप लोगों ने, और सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके मुताबिक पूरा होता रहे हैं। अब देखो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या आपको मल्टीपल बार चार्ट समझ आ गए? लेकिन ये ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से हम लोगों ने प्रोवाइड जरूर करनी थी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हमने इसके इस्तेमाल को छोड़ दिया और हम लोग चले गए कंपोनेंट बार चार्ट्स की तरफ। इनको मतलब एक ही चीज के लिए इंफॉर्मेशन देना, क्लासिफिकेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो उतने ज्यादा रेक्टेंगल्स मुझे बनाने पड़ेंगे।
ये तो अभी सिर्फ दो क्लासिफिकेशन थी, बॉयज एंड गर्ल्स। उसके लिए भी हर चीज, हर कैटेगरी के लिए तीन तीन रेक्टेंगल्स बनाने पड़ रहे थे। इवन के इतने ज्यादा थे कि मैंने सेक्शन 3 और 4 भी नहीं बनाया। सी कैटेगरी मतलब थर्ड टाइप ऑफ बार चार्ट्स इज कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट आप लोगों के पास बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सिंपल बार चार्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे आप लोगों के पास सिंपल बार चार्ट्स हैं। कंपोनेंट बार चार्ट बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। तो कंपोनेंट बार चार्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों ने ये सिंपल बार चार्ट अपने पास बना लेने, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाए, कंपोनेंट बार चार्ट इज लाइक सिंपल बार चार्ट। अब आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉबैक क्या बनाया था? आपने कहा था कि भाई हमें टोटल का तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको कहा गया कि भाई टोटल को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। जो क्लासिफिकेशन है वो भी तो इसी टोटल से ही बनी होगी ना। तो आपसे कहा गया कि इस टोटल को आप लोग जाएं और अपने पास क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड कर दें। किस तरह से? अब देखें सेक्शन 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60। तो उनमें से बॉयज कितने हैं? 40। तो 40 पर आओ और इसको डिवाइड कर दो। अब यहां पर ये जो 40 है, ये नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर वाले नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके पास टोटल का भी आपको पता चल गया। इसी तरह से ये 2 में आपने कहा था 25 और 25, ये आपने इसको कंपोनेंट्स में, टोटल को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक रेक्टेंगल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया। सेक्शन 3 में गए 80 के हिसाब से, ये हमारे पास थे 64 और 16। ये कुछ इधर बनेगा। और यहां पर 4 में 40, उसमें हमारे पास 36 और 4, ये कुछ इधर आके बनेगा। अच्छा, अब यहां पर भी ना आपने कंपोनेंट्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अभी तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इन कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलरिंग के साथ लेकर आएंगे। सपोज कि आपने यहां पर ये, और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलराइट। क्या अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? नो, नहीं बन रही। अब इसकी की, इसको साथ में लेबल करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने इसको लेबल कर दिया, अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या टोटल की टोटल बताने की जरूरत है इधर? नहीं, यहाँ पे टोटल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो हाइट है ना, वो टोटल को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट, और रेड कलर में ये हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स। क्या अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? अब देखिए, यही इंफॉर्मेशन आपको मल्टीपल बार चार्ट दे रहा था, लेकिन उसको बनाना कितना मुश्किल था। और अगर यहाँ आप कंपोनेंट बार चार्ट्स को देखें, इसको बनाना बहुत आसान है।
सिंपल बार चार्ट की तरह बन जाता है ये हमारे पास, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। क्या ऐसा नहीं है? हम लोग इसी को मोस्टली यूज करते हैं। अब जी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब आप अपना यही डाटा इस तरह से भी बता सकते थे। ये देखिए, इसी डाटा को मतलब टैबुलेशन की फॉर्म में आपने बताया हुआ था, इसी डाटा को आपने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकल फॉर्म, बार चार्ट की फॉर्म में। उसके बाद फर्स्ट मेथड था आपके पास सिंपल बार चार्ट। सेकंड मेथड मतलब है तो बार चार्ट ही, लेकिन बार चार्ट की सेकंड टाइप मल्टीपल बार चार्ट एंड कंपोनेंट बार चार्ट। ये बातें क्लियर? ये तीनों बार चार्ट, ये बात याद रखिएगा कि बार चार्ट हमेशा डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास, डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या इसके लिए मुझे किसी किस्म की कोई ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी? नहीं। तो इसलिए उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि भाई आपको ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ऑजाइव्स में पड़ेगी, बार चार्ट और पाई चार्ट में नहीं पड़ेगी। बात क्लियर हो गई? मतलब अगर आपके पास डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा, तो आप लोग अपने पास जाकर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओजाइव्स बना सकते हैं, बार चार्ट नहीं। बार चार्ट के लिए आपके पास डिस्क्रीट डाटा मौजूद होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? अच्छा, डाटा बताने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो यही है कि भाई किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप कौन से सेक्शन में हैं, आपने कहा मैं सेक्शन 1 में, या आपने कह दिया सेक्शन 2 में, 3 में, 4 में, आपने नंबर आउट। आपसे पूछा कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की। सपोज कि आपने कह दिया मैं सेक्शन 3 का स्टूडेंट हूं। आपसे पूछा कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की, आपने कहा 18। आपने पूछा उसमें बॉय स्टूडेंट्स कितने हैं, आपने कहा 64। अब आप लोग देखो तो आप एक्चुअल डाटा के साथ खेल रहे हो। एम आई राइट? आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। क्या ये जरूरी था कि आपसे 64 ही बताओ? आपसे ये भी तो कह सकते थे कि भाई मेरी क्लास में 80% बॉय स्टूडेंट्स हैं और 20% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मतलब आप एक्चुअल डाटा ना बताएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपसे आपके मार्क्स पूछे जाएं कि भाई आपके एफएससी में कितने मार्क्स थे। एक आंसर तो ये है कि आप कह दें कि जनाब मेरे 770 मार्क्स थे। दूसरा क्या है, सर मेरे 70% मार्क्स थे। अच्छा, बातें दोनों बिल्कुल ठीक ठीक है। फिर क्या है कि जब आप लोग एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना बताना चाह रहे हो, तो आप परसेंटेज में चले जाओ, या जब आपको खुद एक्चुअल का पता ना हो, तो आप परसेंटेज में डाटा जाकर बताओगे। एम आई राइट? तो जी जितने भी बार चार्ट पढ़े हैं ना, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड कंपोनेंट बार चार्ट, ये खेल रहे होते हैं एक्चुअल डाटा के साथ, एक्चुअल वैल्यूज के साथ। लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल वैल्यूज डिस्क्लोज ना करना चाहो, तो आप लोग अपने पास परसेंटेज बार चार्ट में चले जाएं। द फोर्थ टाइप इज परसेंटेज बार चार्ट कहते हैं, या परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। अच्छा, इसके लिए अब देखिए भाई, आपको डाटा एक्चुअल फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको डाटा चाहिए इन फॉर्म्स ऑफ परसेंटेज। और क्या आपको ये पता है कि परसेंटेज में टोटल हमेशा 100% के इक्वल होता है? अब चाहे एक्चुअल 20 हो, 30 हो, 40 हो, 80 हो, 100+ पे क्यों ना हो, लेकिन इन टोटल परसेंटेज में हमेशा 100% के इक्वल होगा। अब क्या करना है कि जब आप लोगों ने परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाने हो, तो सबसे पहले तो अपने पास एक्सिस को बना लेना। फ्रैक्शंस एंड अब वाई एक्सिस पे जाके हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। ऑलराइट? अब परसेंटेज में मेरे पास टोटल हमेशा 100% के इक्वल,
परसेंटेज बार चार्ट की एक खूबसूरती है कि चाहे भाई जो से मर्जी सेक्शन के लिए बताओ, इसके बार चार्ट की जो आपको हाइट मिलेगी ना, वो हमेशा 100% के इक्वल मिलेगी। इसमें रेक्टेंगल्स की हाइट हमेशा 100% के इक्वल आएगी। टोटल कितने सेक्शंस? 4। सेक्शन 2, 3। क्या आपको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिला? मतलब आपसे किसी ने पूछा आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, आपने कहा 100%। कोई इन्फॉर्मेशन मिली आप? कुछ भी नहीं। तो अभी के लिए ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका होना ना होना बराबर है, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने जा करना इनकी परसेंटेजेस फाइंड करनी है इस एक्चुअल डाटा की। तो देखें, 40, 20, टोटल 60। तो अब यहां से इसकी परसेंटेज फाइंड करो। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज बनेगी 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड आंसर इज 66.67। ऑलराइट, ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स की परसेंटेज सेक्शन 1 में क्या बन जाएगी? 66.67%। तो आपने जाना है अपने पास यहां पर, जहां पर 66.67 होगा ना, वहां पर आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। तो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो फीमेल्स के लिए आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज फीमेल की परसेंटेज भी फाइंड हो सकती है, 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, वो 40 नहीं था, वो था 20। 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 33.33%। ऑल राइट। तो आप लोगों ने यहां पर इनको अलग अलग कर दिया। फिर सेक्शन 2 में देखें तो 25 इज इक्वल टू 50, तो मतलब 50-50% दोनों ही। तो ये 50 पर जाकर आप इन दोनों को अलग अलग कर दें। फिर अगर सेक्शन 3 में जाकर देखें तो जो हमारे पास परसेंटेज बनेगी वो 20 and 80। बॉयज 80% है और फीमेल स्टूडेंट्स 20%, तो 80%। यहां पर जाकर आपने इसको क्लासिफाई किया अलग अलग। फिर हमारे पास सेक्शन 4 की बात करें तो 36 and 4 टोटल 40। तो फीमेल जो हमारे पास थी वो 10% एंड मेल 90%। अब आप लोगों ने इधर भी इनको बिल्कुल अलग अलग करना है। साथ में इनको लेबल कर दिया। अच्छा, ये जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, देखिए भाई, आपके लिए बार चार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। कि एमसीक्यूज में अगर आप लोगों के पास कोई भी बार चार्ट बना आ जाए और आपसे पूछे कि ये कौन सा बार चार्ट है, क्या आप आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि ये हमारे पास कौन सा बार चार्ट मौजूद है? फिर उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि हम कौन सा बार चार्ट किस मकसद के लिए यूज करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिल रही होती हैं। यहाँ पर आपने इसको लेबल किया।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज को। और ये अब देखें, ये परसेंटेज बार चार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसको परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट क्यों कहा गया? कैसा नहीं लग रहा जैसे इसमें भी हमने कंपोनेंट्स बनाए थे? तो ये कंपोनेंट बार चार्ट की तरह है, जबकि खुद कंपोनेंट बार चार्ट सिंपल बार चार्ट की तरह है। अब फर्क क्या है? हमेशा याद रखना कि अगर सिंपल बार चार्ट हो या कंपोनेंट बार चार्ट हो, उसमें रेक्टेंगल्स की हाइट हर सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। बस जरूरी नहीं कि हर सेक्शन में इक्वल इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। वो इस तरह से आपके पास होंगे, ऊपर नीचे। कोई रेक्टेंगल स्मॉल होगा, कोई लार्ज साइज का होगा, इस तरह के आपके पास रेक्टेंगल्स आएंगे। लेकिन परसेंटेज में हमेशा इनकी हाइट इक्वल रहती है, और वो इक्वल किस वैल्यू पर होगी? 100। अच्छा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है कि बार चार्ट में सिंपल बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट की हाइट को भी इक्वल कर दे। ऐसा पॉसिबल है कब? जब मेरे तमाम सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट 50-50-50 हो, तो लाजमी बात है मैंने 50 पर इक्वल करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कंपोनेंट बार चार्ट या सिंपल बार चार्ट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 100 पर हो। वो किसी भी वैल्यू पर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज बार चार्ट हमेशा इक्वल होगा 100 की वैल्यू के ऊपर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? और सिंपल बार चार्ट हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट को सपोर्ट करता है, और कंपोनेंट बार चार्ट हमारे पास परसेंटेज बार चार्ट को जाके सपोर्ट करता है। गॉट इट? सारे के सारे डिस्क्रीट डाटा के लिए बनाए जाएंगे। आई होप कि आपको ये बार चार्ट की टाइप समझ आ चुकी है। आज के दिन आप लोगों ने जाकर अपने घर ये बार चार्ट से रेलिवेंट जो भी थ्योरी हमारे पास मौजूद है, यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इस थ्योरी को आपने रीड करना है कि हम लोगों ने कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने। अभी तक हम लोगों ने बार चार्ट को डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपने बार चार्ट को रीड करना है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल्स वगैरह होती हैं, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं। फिर उसने अपनी तरफ से एक डाटा लिया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, मेल एंड फीमेल एंड टोटल। तो हमने भी बिल्कुल ऐसे ही डाटा लिया था। सिर्फ क्या हमने सेक्शन लिख लिया, उसने एज लिमिट्स लगा दी हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये देखें, ये सबसे पहले उसने सिंपल बार चार्ट आपको बना कर दिया। उसके बाद ये मल्टीपल बार चार्ट आपके पास बन गए। इनकी ये लाइंस वगैरह जो लिखी हुई है, ये जरूर पढ़िएगा। ये कंपोनेंट बार चार्ट बन के साथ में उसने भी ये देखें लेबल्स वगैरह किए हुए हैं। और एंड एट द एंड परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, ये आप लोगों ने जहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करके आना है। एंड आई होप कि आप सब बच्चों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।